हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मॉडल पेपर 13 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, डीएसएसबी, पीपीएससी, ऑल टेट एग्ज़ाम और टीचर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन का अंग है। यह कथन किसका है ये बताना है। यहाँ पर ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, क्रो एंड क्रो ने या स्पेंसर ने? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है? जॉन डीवी का, हर्बर्ट का, क्रो एंड क्रो का या स्पेंसर का? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा जीवन का अंग है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी ने शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना है। लेकिन जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या कहा है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, यानी जो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वो मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करता है? बुद्धि और रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो एक शिक्षक होता है, वो मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि, रुचि और जानकारी करके उनको शिक्षा प्रदान करता है। यानी उनकी बुद्धि का और रुचियों का स्तर जान लेता है, तब शिक्षा देता है। उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर भी शिक्षा देता है, और प्रकृति को जानकर भी शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा। तो डी वाला आंसर है वो यहाँ राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक बालकों की जानकारी करके शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी, तीसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, दबाव, तूफान और झंझावात की अवस्था है या विरोध की अवस्था है। यह परिभाषा या ये कथन किसने दिया है किशोरावस्था के बारे में? स्टैनले हॉल ने, जर्सील्ड ने, मन ने या रॉस ने? तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, दबाव, तूफान और विरोध या झंझावात की अवस्था किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? स्टैनले हॉल का कथन है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान व झंझावात की अवस्था है। ये वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। यदि आप तक अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। इसी प्रकार के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आता है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, यानी बालक की एक आयु का स्तर बताना है। कौन सी आयु में बालकों में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति विकसित हो जाती है? 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 14 वर्ष की आयु में? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। बालक तर्क करने लगता है, उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, यानी वो निरीक्षण भी करने लगता है। तो वो कौन सी आयु है मेरे प्यारे साथियों? तो वो अवस्था आती है बालक की 11 वर्ष की जो आयु आती है। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क शक्ति,
जिज्ञासा शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, ध्यान में रखना ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यानी शारीरिक और मानसिक जो स्थिरता होती है वो बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये परिभाषा किसने दी है, ये कथन किसने कहा था? फ्रायड ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने या स्ट्रैंग ने? तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रॉस। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना था? रॉस ने। और रॉस ने ये कहा था शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किन ग्रंथियों के विकास से बालक के संवेगात्मक व्यवहार में परिपक्वता आती है? कौन सी जो ग्रंथियां हैं जिससे बालक का जो विकास होता है उसमें संवेगात्मक व्यवहार है, व्यक्ति के जो संवेग होते हैं उस संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है बालक, वो कौन सी अवस्था है परिपक्वता आने लगती है? कौन सी ग्रंथि हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों बालक का जो विकास होता है उनमें बालक की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और थायराइड ग्रंथि ये सभी उपयोगी होती हैं, जिसके कारण बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार है वो परिपक्व होने लगता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रो एंड क्रो ने मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि, किसकी बात कर रहा है? बुद्धि लब्धि की बात कर रहा है। बताई गई है 50 से कम मानी है, 60 से कम मानी है, 70 से कम मानी है या 80 से कम? क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है या बुद्धि आयु है वो कितनी होती है, ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों क्रो एंड क्रो के अनुसार जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से कम मानी गई है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें तो विनय ने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था, वो क्या था वो देख लीजिए। बुद्धि लब्धि बराबर है वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु गुणा 100। ये सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने का, व्यक्ति की वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु गुणा 100। इससे व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को निकाला जाता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी पहचान किससे होती है? विधिवत अवलोकन द्वारा, यानी लगातार विधियों के तहत अवलोकन करना, प्रमापीकृत परीक्षणों द्वारा यानी निश्चित प्रमापीकृत जो परीक्षण है उनके द्वारा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान की जाती है तो वो विधिवत जो अवलोकन किए जाते हैं और प्रमापीकृत परीक्षण है उन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर ये ए भी ऑप्शन है वो दोनों ही राइट हो जाएंगे। तो सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वामित्व अधिगम शिक्षा विधि का प्रतिपादन किसने किया? स्वामित्व अधिगम, स्वयं के द्वारा अधिगम की जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मेरे प्यार, ये बताना यहाँ पर ब्लूम द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, टॉलमैन द्वारा या स्किनर द्वारा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों स्वामित्व अधिगम जो शिक्षा विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था? ब्लूम ने किया था। किसने किया था? ब्लूम। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी एस
ब्लूम ने स्वामित्व अधिगम शिक्षा विधि का प्रतिपादन किया था। इसने ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन विधि भी प्रतिपादित की गई थी। बात करें टॉलमैन की, टॉलमैन ने चिन्ह आकार अधिगम या संकेत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भी ध्यान में रखना, संकेत अधिगम या चिन्ह आकार अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? टॉलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? ये अधिगम का जो क्रम आता है उसके अंतर्गत कौन सी क्रिया बालक द्वारा सबसे पहले की जाती है? मूल्यांकन करेगा, संशोधन करेगा, व्यवस्थापन करेगा या आत्मसात करेगा? तो अधिगम के क्रम में बालक जब अधिगम करता है, सीखता है, तो कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करता है? तो वो क्या करता है? आत्मसात, यानी जो भी वो सीख रहा है उसे अपने अंदर समाहित करता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोदौर्बल्य में कौन सा रोग आता है? यही मानसिक जो विकार है, मानसिक दुर्बलता है, उसमें कौन सा रोग आएगा? स्थिर भ्रम का, उत्साह विषाद का, स्नायविक रोग, चक्र मनोदशा रोग। तो मनोदौर्बल्य के अंतर्गत कौन सा रोग आता है मेरे प्यारे साथियों? स्नायविक रोग इसके अंतर्गत आता है। स्नायविक रोग के अंतर्गत सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोबिया व चिंता में क्या अंतर है? फोबिया क्या है व चिंता क्या है, इन दोनों में अंतर बताना है। वर्तमान व भूतकाल का, वर्तमान और भविष्यकाल का, भूतकाल और भविष्यकाल का, इनमें से कोई नहीं। फोबिया और चिंता दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, फोबिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है? वर्तमान से। और चिंता का संबंध किससे होता है? भविष्यकाल से। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फोबिया क्या है? वर्तमान, और चिंता भविष्यकाल। भविष्य के बारे में सोच करके चिंता की जाती है, और फोबिया वर्तमान के बारे में जो कार्य किए जाते हैं या सोचा जाता है वो क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। वर्तमान में जो चिंतन हो रहा है वो फोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ समायोजित बालक है, कुछ समायोजित बालक तनाव युक्त होता है, पूर्णतः स्वस्थ होता है, पढ़ने में तीव्र होता है, प्रसन्नचित्त होता है। यानी कुछ समायोजित बालक हैं जो वातावरण के साथ समायोजित नहीं हो पाते। वो बालक कैसे होते हैं? स्वस्थ नहीं होते, पढ़ने में तीव्र भी नहीं होते और प्रसन्नचित्त भी नहीं होते। वो कैसे होते हैं? तनाव युक्त रहते हैं। कैसे होते हैं? तनाव युक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा रहेगा मेरे प्रिय साथियों? ये वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग के आधार पर व्यक्तित्व विभाजित किया? इस संवेगों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्पेंसर के द्वारा, स्पेंजर के द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या आरपोर्ट द्वारा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर स्पेंजर, हिप्पोक्रेटस और सेल्डन और आलपोर्ट, इन सभी ने व्यक्तित्व का विभाजन किया है। तो देखिए इसने जो व्यक्तित्व का संवेग के आधार पर जो विभाजन किया था वो किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और शारीरिक गठन के आधार की बात करें तो शारीरिक गठन पर किया था सेल्डन ने। शारीरिक गठन या संरचना के आधार पर किसके द्वारा किया गया था? सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व का विभाजन किया गया था। ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? टीएटी, थीमेटिक अर्थमेटिक टेस्ट, थीमेटिक अर्थमेटिक टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, प्रेरणा। तो टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो टीएटी किसका परीक्षण है मेरे प्यारे साथियों? व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है। किसका, किसी लिए अपनाया जाता है टीएटी? थीमेटिक अर्थमेटिक टेस्ट, व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए अपनाया जाता है इस विधि को। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि है, यानी जो ऐसा बालक जो शिक्षण के योग्य होता है
उस मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 40 से 50 के मध्य होती है, 50 से 70 के मध्य होती है, 70 से 90 के मध्य होती है, या 30 से 50 के मध्य होती है? जो शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि बतानी है। मंदबुद्धि की नहीं, शिक्षण योग्य मंदबुद्धि। देखिए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षण योग्य मंदबुद्धि जो बालक की बुद्धि लब्धि है वो 50 से 70 के मध्य होती है। कितने के मध्य होती है? 50 से 70 के मध्य। अगर 50 से कम मंदबुद्धि वाले बालक हैं वो शिक्षण योग्य नहीं होते। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल होता है। यानी बुद्धि का स्वरूप तो बिजली के समान है जिसे मापा जा सकता है आसानी से, लेकिन परिभाषित करना उतना ही कठिन होता है। ये कथन किसका है? जेनसेन का, थॉर्नडाइक का, स्पीयरमैन का, या वेक्सलर का? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हैं आप, पता हो तो। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? जेनसन। क्या हो जाएगा? जेनसन ने कहा था बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैली द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी कैली ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सीमित सिद्धांत का, क्रमिक महत्व के सिद्धांत का, बहुमानसिक योग्यता के सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन कैली के द्वारा किया गया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? मूल प्रवृत्तियों का जो विभाजन है वो किसने प्रतिपादित किया था? क्लार्क हल ने, मैक्डूगल ने, क्रू एंड क्रो ने, सिगमंड फ्रायड ने? देखिए मेरे प्यारे साथियों, मूल प्रवृत्ति की अवधारणा सर्वप्रथम मैक्डूगल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मैक्डूगल के द्वारा। बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मैक्डूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्ति, और 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 संवेगों का वर्णन किया था। सिगमंड फ्रायड की बात करें तो ये मनोविश्लेषणवादी विचारक थे। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुड़वर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए? यानी बुड़वर्थ के अनुसार व्यक्ति का जो चिंतन होता है उसके कितने तत्व बताए गए हैं? 5 तत्व, 6 तत्व, 7 तत्व, या 8 तत्व? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बुड़वर्थ ने चिंतन के जो तत्व बताए उनकी संख्या कितनी बताई थी? 5 बताई थी। कितनी बताई थी? 5। ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिवृत्ति प्रवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक हैं। अभिवृत्ति परिवर्तन को निर्धारित करने वाले कारक बताने हैं आपको यहाँ पर। संपर्क कारक, संस्कृति कारक, प्रतिष्ठा निर्देशन का प्रभाव, या उपयुक्त सभी? जो व्यक्ति की अभिवृत्ति प्रवर्तन होता है उसको निर्धारित करने वाले कारक, तो देखिए संपर्क भी होता है, व्यक्ति की संस्कृति भी होती है, प्रतिष्ठा निर्देशन का प्रभाव भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है, कैलमैन ने 1961 में अपने अध्ययनों के आधार पर अभिवृत्ति प्रवर्तन की कितनी प्रक्रिया का वर्णन किया? यानी व्यक्ति की जो अभिवृत्ति प्रवर्तन की प्रक्रिया होती है वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? कैलमैन ने 1961 में अपने अध्ययनों के आधार पर अभिवृत्ति प्रवर्तन की जो प्रक्रियाएं बताई हैं वो कितनी बताई मेरे प्यारे साथियों? तो वो बताई थी उन्होंने 3। कितनी बताई थी? 3 बताई थी। बी वाला आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि तालिका का सर्वप्रथम निर्माण कॉर्नोडो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कब प्रारंभ किया गया था? सबसे पहली जो रुचि तालिका बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? कॉर्नोडो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कब बनाई गई थी ये बताना है आपको। 1961, 1919,
1921 या 1924? तो देखिए, रुचि तालिका का सर्वप्रथम निर्माण कॉर्नेडो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कब प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो वो हुआ था 1919 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अध्ययन आदतों के विकास में शिक्षक की भूमिका है। यानी अध्ययन आदतें होती हैं, उनके विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? परिवीक्षित अध्ययन की, समुचित गृह कार्य की, शिक्षक अभिभावक संपर्क की, या उपरोक्त सभी की? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अध्ययन आदतों के विकास में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो होती है उपरोक्त सभी। यानी परिवीक्षित अध्ययन, समुचित गृह कार्य देना, शिक्षक अभिभावक संपर्क करना, ये सभी होती हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक अनुसंधान के पद हैं। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है उसके पद कौन से? समस्या की पहचान करना, उसका चयन करना समस्या का, और उसका सीमांकन करना, ये सही है। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, एक समस्या किन कारणों से हुई है। अगला है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, और उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है और वो कब किया जाता है? समस्या की, सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर समस्या का चयन किया जाता है और उसका सीमांकन किया जाता है, फिर समस्या के कारणों का पता करके उनका विश्लेषण किया जाता है, और अंत में क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत प्रविधि है। यह जो प्रमापीकृत नहीं है, अप्रमापीकृत प्रविधि पूछा है यहाँ पर। तो मूल्यांकन की दो प्रविधि हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। तो आपको यहाँ पर बताना है अप्रमापीकृत प्रविधि कौन सी है। प्रश्नावली है, रुचि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मूल्यांकन की अप्रमापीकृत प्रविधि के अंतर्गत कौन सी आती है? प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि आती है? प्रश्नावली विधि आती है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के विषय में उचित है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। शिक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी राइट है। छात्रों के व्यवहार का परिवर्तन हो जाने का साधन है, ये भी सही है। डी उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। डी जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि ये सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम से अध्यापक को क्या लाभ होता है? जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उससे अध्यापक को क्या लाभ है? शिक्षक सरल हो जाता है, शिक्षकों कक्षा में क्या पढ़ाना है, शिक्षकों को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, शिक्षकों को कक्षा में क्या पढ़ना चाहिए उसकी जानकारी हो जाती है, शिक्षण रोचक हो जाता है। ये बताना है आपको, इनमें से कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसकी जानकारी हो जाती है। क्या हो जाती है? शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ना है, ये गलत है, यहाँ पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ाना होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पढ़ाना। क्या पढ़ाना चाहिए उसकी जानकारी हो जाती है, किसके आधार पर? पाठ्यक्रम के आधार पर। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं। यानी वे शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयं अस्थायी होते हैं, सहजानुगामी होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, या अज्ञानी होते हैं। तो वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं जो स्वयं क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं। टी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं, विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाएं,
उनको सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिए जाएं तथा उनके वेतनमान बढ़ाए जाएं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए, यानी अपने व्यवसाय के प्रति उन्हें संतुष्ट करने के लिए क्या करना आवश्यक है ये बताना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।